सिटी कोविड इंचार्ज रहा हूँ। कोविड मैनेजमेंट में, कोविड को कंट्रोल करने में अच्छा काम किया, कोई इशू नहीं आया। विभाग की पदोन्नतियाँ का कोई ठिकाना नहीं था। मैं उस समय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था एसोसिएशन का, उसमें मैं 2 दिन जेल भी रहता। सबसे बड़ा धर्म होता है मानव सेवा। कोविड वैक्सीनेशन के लिए इसमें योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं। उदयपुर एक ऐसा जिला है जहां मेडिकल हब है। 2 दिन हुआ मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैं आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आज सीबीसी न्यूज़ आपको मिलवाने के लिए लेके आया है चिकित्सा महकमे की जो कप्तान है नए, उनसे आज आपको हम मिलवाने वाले हैं। डॉक्टर एसएल बामनिया, जिन्होंने नया पदभार सीएमएचओ का ग्रहण किया है, और आज हम आए हैं बात करने के लिए कि किस तरह से सर ने सीएमएचओ तक का सफ़र अपना तय किया है और आगे किस तरह से चिकित्सा महकमे में जो सारी जो चैलेंजेस हैं वो सभी किस तरह से उनसे निपटने वाले हैं, किस तरह की रणनीति रहेगी, क्या सर को लगता है कि नए नए जो है नवाचार किए जा सकते हैं, तो क्या सारी चीज़ें रहेंगी। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। और आपको बहुत बहुत बधाई सर सीबीसी न्यूज़ की तरफ से कि नए सीएमएचओ का पदभार ग्रहण किया। सर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एक सिलेक्शन जब होता है डॉक्टर के लिए और वहाँ से सीएमएचओ तक का सफ़र हम जानना चाहेंगे आपके पास। ये विभाग का कार्य होता है और जितने भी इन सर्विस डॉक्टर्स होते हैं उनका एक विभागीय पदोन्नति होती है। 2011 से पहले विभाग की पदोन्नतियाँ का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन 2011 में इन सर्विस डॉक्टर्स की एक प्रमुख मांग थी टाइम बाउंड प्रमोशन, जो समयबद्ध पदोन्नति थी। उसके तहत 2011 में मैं उस समय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था एसोसिएशन का, और हमारी जो हड़ताल हुई थी 11 दिन तक, उसमें मैं 2 दिन जेल भी रहता। और तत्कालीन सरकार में हमारा समझौता हुआ, समयबद्ध हमें पदोन्नति दी, तो 6 साल में हमें पदोन्नति मिली। अभी मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर पद पे पदोन्नत हूँ 2017 से, और उसी समय से मैं सीएमएचओ के कक्ष हो गया था। लेकिन इतने सारे पद सीएमएचओ का नहीं होने की वजह से सारे लोग लग नहीं सकते। जैसे मौका मिले सरकार ने मुझे ये दायित्व दिया, मैंने पदभार संभाल लिया। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं मेडिकल के क्षेत्र में, किस तरह से वो क्या कुछ आप उनको राय देना चाहेंगे? अगर एक शॉर्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह से वो अपना जो लक्ष्य है उसको वो पा सकते हैं। जो लोग मेडिकल क्षेत्र में आना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक ही संदेश देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा धर्म होता है मानव सेवा, और मेडिकल आने के बाद सबसे बड़ा हम मानव सेवा कर सकते हैं। कोविड का दौर आपको पता ही है सर, 2 साल से काफ़ी जो है जनता और खास करके चिकित्सा जो पूरा इसमें डट के लगे हैं, और आपको भी पता ही है क्योंकि आप तो मुख्य उसमें रोल अदा कर रहे थे। तो आगे क्योंकि फिर से एक बार कोरोना सर उठाने लगा है, क्या कहेंगे अभी के तौर पे, किस तरह की तैयारियां, किस तरह के लिए आगे के लिए हम तैयार हैं? कोविड की वैश्विक महामारी है, और आपने देखा, हमने देखा, और जिस तरह से इस समय वापस केसेस बढ़ रहे हैं, हमने हमारी सैम्पलिंग बढ़ा दी है। और सैम्पलिंग भी हमारा जो RT-PCR है, रेट है, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ा दी है। सरकार के द्वारा भी अभी हमें निर्देश मिले कि मैक्सिमम हम उसकी सैम्पलिंग कराएं। पिछले 2-3 साल में देखते हैं, जैसे कोविड आया तो कोविड के दौरान मैं सिटी कोविड इंचार्ज रहा हूं, और मैं बखूबी अपना दायित्व मैंने संभाला। और जो हमारे जो पूर्व सीएमएचओ साहब थे, खराड़ी साहब के सानिध्य मिलके मैंने उनके कदम से कदम मिला के हमने कोविड को संभाला। जगह जगह हमने जो हमारी सैम्पलिंग हुआ करती थी, वैक्सीनेशन, अभी जो वैक्सीनेशन हुआ उसको हमने बढ़ा दिया है और तरीके से काम किया। हमारा जो उदयपुर मॉडल पूरे ही राजस्थान में बल्कि पूरे देश में सराहा गया कि बहुत अच्छा काम हुआ। और निश्चित तौर पे उदयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट है, और बाहर से लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं, बाहर आउट ऑफ कंट्री से आते हैं। ऐसी स्थिति में उदयपुर हमारे राजस्थान का जो पार्ट है, गुजरात से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, MP से आते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी चीज़ पहली बार यहाँ आती है तो जल्दी स्प्रेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एहतियाती तौर में सारे कदम जो हमें उठाने पड़े उठाए। बहुत अच्छा हमने काम किया, और प्रशासन के, जिला प्रशासन के साथ मिलकर हमने बहुत अच्छा काम किया। कोविड मैनेजमेंट में, कोविड को कंट्रोल करने में अच्छा काम किया, कोई इशू नहीं आया। अभी जिस दर से कोरोना वापस बढ़ रहा है, अगर ये और बढ़ता है, हम नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन अगर बढ़ता है तो क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? क्या लगता है? बिल्कुल मुस्तैदी से हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि जो कोविड का क्लाइमैक्स पहली वेव को देखें या दूसरी वेव को देखें, हमने भयानक स्थिति देखी हुई है। उसके मद्देनज़र हमने सारी लॉजिस्टिक तय कर रखा है, हमारा जो भी मैन पावर हमने तैयार कर रखा है, और स्टेप बाय स्टेप जैसे ही यहाँ कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो हम मुस्तैदी के साथ तैयार हैं, और हर स्टेप पे हम काम करके कोविड को प्रभावी रूप से नियंत्रण करने में कामयाब हो गए हम। वैक्सीनेशन के बारे में क्या कहेंगे? क्या हमने सारा लक्ष्य अपना जो है वो पूरा कर लिया है, या अभी कुछ उसमें बाकी रह रहा है? जागरूकता के अकॉर्डिंग भी आप बात कर सकते हैं।
कोविड वैक्सीनेशन के लिए हमारी जो टीमें लगी हुई है और पूरे ही ज़िले में कोविड वैक्सीनेशन को कराने के लिए हम युद्ध स्तर पर तैयारी करके साथ कैंप लगवा के और हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र पे रोज़ाना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। पहला डोज और सेकंड डोज लगने के बाद जो प्रिकॉशनरी डोज है तीसरा डोज, वो सब जगह लग रहा है, कोई इशू नहीं। कुछ लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है, कुछ लोग नहीं लगा पा रहे, तो हमने एक प्लानिंग के अनुसार, एक लाइन लिस्टिंग के अनुसार हर जगह मैसेज करा दिया कि आप लोग ये सेकंड जो थर्ड डोज है प्रिकॉशनरी डोज आप लगवाइए। निश्चित तौर पे फिर से कोविड आए और ऐसी भयानक स्थिति नहीं हो, इससे पहले आप प्रोटेक्शन कराएं अपने आप को। इस तरह से हम निर्देशित कर रखे हैं हमारे सारे संस्थानों को और हमारी टीम लगी हुई है, कोई इशू नहीं आएगा और हमारे जो गैप फिलिंग है हम जल्दी कर पाएंगे मैम। डॉक्टर साहब, एक खास सवाल जनता की तरफ से ये आता है कि सरकारी चिकित्सालय जितने भी हैं उनके बारे में तो हम जानते हैं कि सेवा में थे काफ़ी, और क्योंकि वो निःशुल्क था सारा। लेकिन निजी चिकित्सालयों की अगर बात करें तो वहाँ पे हम सभी जानते हैं कि एक तरह से वो कमाई का जरिया भी है। तो किस तरह से, क्योंकि चिरंजीवी योजना के तहत भी कई बार ये देखा जाता है कि मरीजों को सुविधाएँ मिल नहीं पाती है, सरकार योजनाएँ लाती हैं लेकिन उसका फ़ायदा जनता तक पहुँच नहीं पाता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, चिरंजीवी योजना एक फ्लैगशिप योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, और इस योजना के मार्फत से सरकार ने आम जन तक पहुंचने का काम किया है, आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को देने का काम किया है। जो गरीब जनता है, गांव में रहती है, जो नीडी जनता है, गांव में रहती है, अपने सब कुछ बेच को वो अपने स्वास्थ्य के लिए आते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं, लुट जाते हैं। तो राज्य सरकार ने एक इतनी महत्वाकांक्षी योजना शुरू करी जो चिरंजीवी योजना के नाम से, और हम लोग अपील करते हैं मैक्सिमम लोग जितने गाँव से हैं, जो शहरी लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, वो इसमें योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं, और अधिकतर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जितने भी हॉस्पिटल, क्योंकि उदयपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ मेडिकल हब है। आप देखते हैं यहाँ प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस आ गए, उनके संबद्ध हॉस्पिटल आ गए और अच्छी व्यवस्थाएँ होगी। आप निश्चित तौर पे इस बात पर मैं सहमत हूँ कि बाहर से लोग आते हैं, इस योजना को जो मालूम नहीं होता है, उनके बारे में अवेयर नहीं होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी लोग चले जाते हैं और उनका वित्तीय लॉस होता है, ये बात ज़रूरी है। लेकिन हमने ठान लिया है कि चिरंजीवी योजना को हम बहुत सारा प्रचार प्रसार करेंगे, आम जन तक पहुंचाएंगे, उसके लाभ के बारे में पहुंचाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में इसका पंजीयन कराएंगे, लाभ लेंगे। और चिरंजीवी योजना के तो हमने चिरंजीवी मित्र भी लगा रखे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि उस योजना में जितने भी डिजीज़ कोड्स हैं, कहीं हैं कहीं नहीं है, तो ताकि पता चला कि इस डिजीज़ का कोड कहाँ पे है, तो वो चिरंजीवी मित्र से संपर्क करके संबंधित हॉस्पिटल जा सकेंगे। और आने वाले समय में हमारे एक प्रमुख रूप से ये कदम रहेगा कि हम चिरंजीवी योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हर स्तर पर जाएंगे, कदम उठाएंगे, आम जन तक ऐसे संदेश प्रचारित करेंगे। प्रभावी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होगी सर इसके लिए, क्योंकि उसके अभाव में फिर वही मनमानी चलेगी शायद निजी चिकित्सालय। बिल्कुल, स्थिति मैंने अभी भाप लिया है और 2 दिन हुआ है मैंने अभी ज्वाइन किया है। तह तक मैं जाऊंगा, कल ही मैंने एक मीटिंग ली और निश्चित तौर पे हमारे जो संबंधित प्रभारी अधिकारी उनसे मीटिंग लूँगा, जो प्रभारी उनसे मीटिंग लूँगा, और कहीं कुछ ऐसी स्थिति नहीं आए, हम उसको इतना ट्रांसपेरेंसी या इतना ही पारदर्शिता करें कि आम पब्लिक तो कहीं कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे जो भारत देश की बात करें तो आधी से अधिक जनसंख्या गाँव में रहती है। इतनी स्वास्थ्य सेवाओं और जो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं किस योजना से कहाँ मिलती, इतना उनके बारे में नॉलेज नहीं होता है। निश्चित तौर पे इस योजना के बारे में बहुत ज़्यादा हम प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसी एक्टिविटी करेंगे, आम जन तक इस योजना को लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, एक बहुत अहम और बहुत ऑब्वियस सा सवाल ये है कि अगर अपन देखें, उदयपुर आप कह रहे हैं मेडिकल हब है, काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार भी हुआ है, बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर हम नया लेकर आए हैं और काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है सर मरीज़ों का, रोगियों का गुजरात की तरफ या अन्य जगहों के लिए पलायन कहीं ना कहीं हम अभी तक शायद रोक नहीं पा रहे। क्या कारण लगता है आपको, या किस तरह की आगे सुविधाएँ देकर के आप इसको सुधार में लाएंगे? हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि यहाँ के मरीज़ कहीं गुजरात नहीं जाए, किसी अन्य स्टेट में जाए, किसी अन्य जगह नहीं जाए, क्योंकि पहले मैं बता चुका मेडिकल हब बन चुका है। यहाँ 5-6 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर में आ गए, और हमारे जो सरकारी में स्तर में R&T मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल स्थापित हो चुका है। हर तरह की सुविधाएँ हैं, जितने भी सुपर स्पेशलाइजेशन विंग हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, सारी सुविधा हमारे पास में हैं, और हम प्रयास करें कि यहाँ का मरीज़ गुजरात में पलायन नहीं करे। और अभी स्थिति ये है कि शायद पहले जो पलायन होता था वो रुक सा गया है, बल्कि हमारे यहाँ जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें, नीमच है, इंदौर है, ये जो रतलाम है,
और आसपास 2-3 ज़िले हैं, और अभी वहाँ से मरीज़ पहले से भी आते हैं, अभी ज़्यादा संख्या में आने लगे। आप देखेंगे निजी चिकित्सालय में या निजी जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में या सरकारी में अभी हमारे पास मरीज़ बहुत संख्या में, और हर स्तर पे यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। और निश्चित तौर पे हम इस बात पर सहमत होंगे, आने वाले समय में जो भी मरीज़ बाहर जा रहा है, ऐसे मरीज़ बाहर नहीं जाए, क्योंकि हर स्तर की सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। सर, ये देखने में आता है कि थोड़े थोड़े समय में, जैसे रेजिडेंट्स की देख लीजिए या चाहे आप किसी भी तरह से देख लीजिए, हड़ताल हो जाती है। रोगी के परिजन और रेजिडेंट्स या डॉक्टर्स के बीच में जो एक स्वस्थ और एक प्रेम भरा रिश्ता होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है और उससे वो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स भी आपकी तरफ देख रहे हैं सर। बिल्कुल, मैं डॉक्टर एसोसिएशन का प्रदेश महासचिव भी हूँ और 15,000 डॉक्टर के ऊपर मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस बात को मैं ज़रूर समझ सकता हूँ कि इस समय हम अगर देखें मेडिकल की जो सेवाएं के बारे में, और पॉपुलेशन रेशो डॉक्टर कितना होना चाहिए, कितनी नर्सेज होना चाहिए, आप खुद जानते हैं हमारे यहाँ बहुत कम है। फिर भी कम संख्या में इतने डॉक्टर्स और इतने जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, इतनी जनसंख्या जो हमारे ऊपर है, इनको सबको सेवा देने के लिए तत्पर है। ये बात ज़रूरी है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो बेचारे 24 घंटे काम करते हैं। इंसान 24 घंटे काम करते, निश्चित तौर पे कुछ स्ट्रेस आ जाते हैं, कुछ ऐसी मानसिक स्थितियाँ हो जाती है, और मरीज़ जब भी आता है वो ये सोच के आता है कि मुझे हर किसी भी स्थिति में मुझे प्राथमिकता मिले, और ऐसी स्थिति में वो थोड़ा उनको सब्र करना चाहिए। सब्र की चीज़ नहीं होने की वजह से, संवाद नहीं होने की वजह से ये स्थितियाँ उत्पन्न होती है। आने वाले समय में सरकार ने हर ज़िले में मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए हैं, वहाँ हॉस्पिटल खोल दिए हैं, और ये प्रत्येक मेडिकल कॉलेज जो यहाँ भी हैं और पूर्व में कम थे, उनके ऊपर जो लोड था, कार्यभार था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया है। ग्रामीण क्षेत्र में की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, वहाँ चिकित्सकों की सुविधाएं अच्छी हो गई है, वहाँ स्टाफ अच्छा हो गया है, तो ग्रामीण इलाके के मरीज़ भी वहीं सुविधा लेना अब शुरू कर दिया है। धीरे धीरे जो वर्कलोड है कम होता चला जाएगा, और मैं चाहूँगा जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं 24 घंटे काम करते हैं, निश्चित तौर पे उनसे का संवाद करें, ऐसा उनका एक काउंसलिंग करें, एक का फ्री माइंड या इस तरह से काउंसलिंग करें कि वो अपना पीस ऑफ माइंड हो, तो ताकि संवाद की स्थिति में मरीज़ को बेहतर सुविधा मिले। और मैं अपने आम जन से भी यही निवेदन करना चाहूँ कि आप जब भी आवें सेवाएँ के लिए तो थोड़ा सब्र करें, क्योंकि आपके लिए ही डॉक्टर बैठे हैं, सारी सुविधाएँ वो देंगे, कोई इशू नहीं आएगा। सर, अंतिम बात मेरी ये है कि शहरवासियों को CMHO साहब का क्या संदेश रहेगा? शहरवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं इस पद पे मुझे जो दायित्व मिला, सरकार ने मुझे दिया है, ये सरकार और आम जनता का फैसला था। अब मेरी ये दायित्व रहेगा कि इस फैसले को मैं बखूबी जिम्मेदारी से निभाऊं, और जो कभी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, शहरवासी मुझे बखूबी कभी भी मुझे कॉल करके मैसेज करते मुझे अपनी समस्या का बता सकते हैं, और हर समय मैं उपलब्ध रहूँगा, हर समस्या को मैं निपटारा करने के लिए, और सभी को मैं आह्वान करूँगा कि मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। थैंक यू सर। तो ये थे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SL बामनिया सर हमारे साथ, और CBC न्यूज़ से आज काफ़ी सारी बातचीत में सर ने कई सारे पहलुओं पर बात की है, जिसमें कोविड भी हो गया और चिरंजीवी योजना से जुड़े डॉक्टर्स और मरीजों के परिजन और उस रिश्तों पर भी कई सारी बात हुई है, और सारी चीज़ों का एक निष्कर्ष है कि सर का हर चीज़ को, हर पहलू को लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए कई सारे चैलेंजेस असमय आते हैं, कई सारे चैलेंजेस नहीं पता कि कब कैसे किस वक्त आ जाना है, क्या पता है कि कोरोना आगे ज़्यादा बढ़ जाए, नहीं बढ़ जाए, क्या पता कोई और किसी तरह की कोई, लेकिन ये ज़रूर बातचीत करने से हमें महसूस हो गया है कि जो हमारे चिकित्सा महकमे के कप्तान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैदी से अपना काम करने में जुट गए हैं। CBC न्यूज़, जय श्री नागदा। दोस्तों, CBC न्यूज़ आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।